हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में एसएससी, एमटीएस और हवलदार के लिए दोस्तों आपकी जो वैकेंसियां निकाली गई है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लाया गया है। दोस्तों आप प्रश्नों को देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से पीडीएफ आपके लिए तैयार की गई है और दोस्तों कुल 25 प्रश्नों को इस वीडियो में आपके सक्षम रखा जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए और आपके उम्मीद को दोस्तों जगाए रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लाया गया है। दोस्तों प्रत्येक दिन आपके एसएससी, एमटीएस के लिए और हवलदार के लिए दोस्तों इस चैनल पे दोस्तों वीडियो उपलब्ध करवाई जाती है। आपके लिए दोस्तों यूनिक नामक बेंच एक चलाई गई है दोस्तों, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी को बेहतरीन करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों हमारी टीम और हम और हमारी टीम प्रत्येक दिन दोस्तों आपके लिए इस चैनल पे वीडियो डालते हैं, आपके लिए पीडीएफ तैयार करते हैं और विभिन्न प्रकार के कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपके जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों टेलीग्राम में आपके प्रत्येक दिन क्यूज डाले जाते हैं, जहां से जुड़ के आप अपना जीके जीएस के प्रश्नों को, जीके जीएस के बेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि वही हमारे चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके और दोस्तों अपनी परीक्षा में दमदार प्रदर्शन कर सके। तो दोस्तों टेलीग्राम से जुड़ के आप ये सारे कुछ पीडीएफ पा सकते हैं। वहाँ पे आप जैसे बहुत सारे साथीगण मिलकर तैयारी कर रहे हैं, वहाँ दोस्तों आप अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, जो भी दिक्कतें हैं उनसे तक शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों टेलीग्राम में जुड़कर आप पीडीएफ लेने के लिए और कम्युनिटी पोस्ट में दोस्तों प्रत्येक दिन आपके जीके जीएस के प्रश्नों को डाला जाता है, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तैयारी को दोस्तों सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे द्वारा जो वीडियो उपलब्ध करवाई जाती है आपके लिए, उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद दोस्तों आपके लिए वीडियो उपलब्ध करवाई जाती है। आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी अच्छे प्रश्नों को सेलेक्ट करके लाया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों बिना समय गवाए देखते हैं आज के प्रश्नों को। दोस्तों आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? दोस्तों वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, आप इसे भी जान लीजिए। उसके अलावा दोस्तों आपको पूछा गया कि इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में कब दोस्तों भारत में दोस्तों दर्जा दी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 26 जनवरी 1950 का तिथि और किस दिन के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बता दें कि भारत का संविधान जो है दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? लागू हुआ था। तो आप इसे भी याद रखेंगे। 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को दोस्तों राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को दोस्तों भारतीय संविधान को भी लागू किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से आप प्रश्नों को याद रख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको पूछ लिया जाए कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो आप उसे भी बताएंगे कि बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र दोस्तों चटर्जी भारतीय राष्ट्रीय गीत के रचयिता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसके साथ साथ यह भी जाने आप, तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वंदे मातरम को सबसे पहले कब गाया गया, तो 1896 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों 1896 ईस्वी में गाया गया। और दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में दोस्तों इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया भी गया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न में। दूसरे नंबर प्रश्न में आप देख सकते हैं कि रजनी ट्रॉफी का संबंध दोस्तों किस खेल से है? आपसे पूछा जा रहा है कि रजनी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्रिकेट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आप इसे भी याद रखेंगे। तो आपको प्रश्न संख्या तीसरा में पूछा जा रहा है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? तो आपके इसके सही उत्तर हो जाएंगे विटामिन ए। विटामिन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी की बीमारी हो जाती है। और दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक विटामिन ए किस पदार्थ में मिलती है, किस फल में मिलती है या किस सब्जी में मिलती है, तो दोस्तों गाजर उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि सबसे अधिक विटामिन ए आपको गाजर में मिलती है। दोस्तों विटामिन ए की कमी से आपके आंखों में दोस्तों सूजन होने लगता है और आंखों की रोशनी दोस्तों धीरे धीरे कम होने लगती है। तो दोस्तों आपको सजेस्ट करेंगे कि समय समय पर आप गाजर जरूर खाया कीजिए, जिससे आपके शरीर में दोस्तों विटामिन ए संतुलित मात्रा में उपलब्ध रहे। उसके अलावा दोस्तों आपसे एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन दोस्तों
पानी में घुलनशील है और कौन सा विटामिन दोस्तों वसा में घुलनशील है। तो उसके लिए आपको छोटा सा ट्रिक बताते हैं दोस्तों, छोटा सा ट्रिक बताते हैं। आपने WBC याद किया होगा अपने दोस्तों बायोलॉजी के पुस्तक में दोस्तों, वहाँ पे WBC का अर्थ होता था व्हाइट ब्लड सेल्स या कार्पल्स। दोस्तों W से हो जाता है आपका वाटर अर्थात पानी, वाटर अर्थात पानी दोस्तों, और BC विटामिन जो आपके हैं ये जल में घुलनशील है। तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं कि विटामिन B और विटामिन C जल में घुलनशील होते हैं ट्रिक के माध्यम से। WBC ट्रिक है दोस्तों, WBC, W से वाटर, B से विटामिन B और C से दोस्तों विटामिन C। और दोस्तों इसके अलावा यदि आपसे विटामिन B का रासायनिक नाम पूछा जाए तो विटामिन B का रासायनिक नाम होता है दोस्तों बेरी, और विटामिन C को स्कर्विक अम्ल बोलते हैं या स्कर्विक एसिड बोलते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक विटामिन C किस पदार्थ में मिलती है तो खट्टे पदार्थ इसके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों विटामिन C की चर्चा की जाती है आपसे कि सबसे अधिक विटामिन C किस पदार्थ में मिलती है तो खट्टे पदार्थ में दोस्तों आंवला, खट्टे पदार्थ में आंवला आपका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है विटामिन C का। और विटामिन C दोस्तों दांत और मसूड़ों में जो आपके घाव हो जाते हैं उसे छुटाने में बहुत अधिक सहायता करता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए एकमात्र विटामिन कौन सा है जिसे धूप से प्राप्त किया जा सकता है या धूप से प्राप्त किया जाता है दोस्तों विटामिन D, जिसे धूप से प्राप्त होती है। हमारे शरीर दोस्तों विटामिन D को धूप से सोखती है, धूप से हमारे शरीर को दोस्तों विटामिन D प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों विटामिन से संबंधित लगभग आपके सभी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ डिस्कशन कर दी गई है। यदि दोस्तों आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी और सभी दोस्तों याद भी हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह से डिस्कशन के लिए रोज आपके प्रतिदिन क्लास ली जाएगी। और दोस्तों आपको बता दें यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ जाइए। प्रत्येक दिन दोस्तों आपके लिए वीडियो उपलब्ध करवाई जाएगी और आपकी तैयारी को मजबूत करने की हम पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर इससे जरूर जुड़िए और वीडियो यदि पसंद आ रही है तो उसे भी एक लाइक तो जरूर कर दीजिए दोस्तों। अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक, अपने परिवार के सदस्यों तक जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उन तक भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि वे भी वीडियो को देख कर लाभ उठा सके। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या चौथा में देख सकते हैं आप, प्रश्न संख्या चौथा में आपसे पूछा जा रहा है आराम हराम है का नारा किसने दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जिसने आराम हराम है का नारा दिया था दोस्तों। तो उसके बाद आपको 5वां नंबर प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। सर्वप्रथम किसने दिया था दोस्तों तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा आपका भगत सिंह जी ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा था। ठीक है दोस्तों, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न में आपको से कहा जा रहा है निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे। निर्विरोध में दोस्तों जिसके विरोध में कोई भी खड़ा ना हो विपक्ष में तो उसे निर्विरोध कहेंगे, वो थे हमारे नीलम संजीव रेड्डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 में देख सकते हैं दोस्तों नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। नींबू और संतरे में दोस्तों कौन सा विटामिन पाया जाता है। आगे के प्रश्नों में हमने देखा दोस्तों कि सभी प्रकार के खट्टे पदार्थों में विटामिन C पाई जाती है। कैसे पदार्थ दोस्तों, खट्टे पदार्थों में विटामिन C पाई जाती है। तो इसका भी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, नींबू और संतरा में दोस्तों विटामिन C पाया जाता है। उसके अलावा आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक विटामिन C की मात्रा किस फल में होती है तो आंवला इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। विटामिन C को घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं, आप इसे भी याद रखेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इसके बाद आपके इससे बाहर दोस्तों आपके विटामिन से प्रश्न तो नहीं पूछे जाएंगे। विटामिन में इतने प्रश्नों को आप याद कर लेंगे दोस्तों तो इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। हालांकि दोस्तों कॉम्पिटिटिव के जमाने में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है तो अपने तैयारी को हमेशा बेहतरीन करने की सोचेंगे और सभी प्रश्नों को याद करते चलेंगे। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों आपका, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा। तो दोस्तों आपको बता दें रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा था दोस्तों। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था जिसका नाम है दोस्तों अमार सोनार बंगाल। अमार सोनार बंगाल दोस्तों, अमार सोनार बंगाल आप याद रखेंगे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत बच्चों को पता नहीं होता है। बहुत बच्चे जानते हैं दोस्तों कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सिर्फ भारत का राष्ट्रीय गान दोस्तों जन गण मन लिखा। दोस्तों को होमवर्क के रूप में दोस्तों आपसे यहाँ एक प्रश्न पूछ सकते हैं हम कि दोस्तों आप बताइए, कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर जरूर देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है
दोस्तों हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन गाने का जो समय सीमा है दोस्तों, कितना निर्धारित किया गया है दोस्तों, इसका टाइम कितनी होनी चाहिए, इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बहुत आशा से आपसे पूछी जाती है कि आप कमेंट करेंगे। दोस्तों यदि आपको पता है तो 1 सेकेंड का टाइम निकाल के कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय गान अर्थात जन गण मन को गाने में हमें कितनी समय देनी चाहिए, इसका समय निर्धारण कितना किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 9, राजघाट किसकी समाधि स्थल है। राजघाट किसकी समाधि स्थल है, तो महात्मा गांधी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 10 में कहा जा रहा है आपको भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों, तो अहमदाबाद को। किसको दोस्तों, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सूती कपड़ों के निर्माण के लिए दोस्तों एक जगह काफी प्रसिद्ध है, आप इसे याद रखेंगे। भारत का मैनचेस्टर के रूप में कौन जाना जाता है, अहमदाबाद। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों बात आई है भारत के अत्यंत प्रसिद्ध राज्य तमिलनाडु की, तो आपको एक अत्यंत एसएससी का फेवरेट प्रश्न दोस्तों, जो एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके एमटीएस के एग्जाम में दोस्तों, एमटीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य जो दोस्तों पोगल पोगल आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि पोगल किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है पोगल। दोस्तों यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, अत्यंत वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पोगल किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसे भी याद रखेंगे दोस्तों, आपके लिए ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आशा करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 12 है आपका, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। दोस्तों 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अंग्रेजों के रास्ते खट्टे किए थे। हालांकि कुछ दोस्तों अपने विश्वासघातों के कारण, अपने विश्वासघाती सेनाओं के कारण दोस्तों उनकी अंततः पराजित हुई, लेकिन जब तक वो रही दोस्तों अंग्रेजों की तबाही कर दी दोस्तों, उसने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। तो दोस्तों 1857 में ग्वालियर पर अधिकार जब कर ली तो उसका सहयोग देने वाला था तात्या टोपे जी। क्या कौन जी दोस्तों, तात्या टोपे जी। दोस्तों तात्या टोपे से संबंधित प्रश्न आया है, तो आप ये भी जान लीजिए कि तात्या टोपे का मूल नाम जो था रामचंद्र पांडुरंगा था दोस्तों। रामचंद्र पांडुरंगा दोस्तों, आप इसे भी याद रखेंगे। तात्या टोपे का दोस्तों मूल नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंगा। यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों बोले जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस के लिए लाए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं दोस्तों। ये प्रश्न पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट में मिलेंगे आपको। तो दोस्तों आप प्रश्नों को जरूर अच्छे से देखें, वीडियो पर लगातार बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 13 देख सकते हैं आप, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्मा अर्थात म्यांमार देश में। बर्मा दोस्तों अर्थात म्यांमार देश में बर्मा के दोस्तों रंगूर नामक स्थान पे, रंगूर नामक एक जगह है दोस्तों, जहां पर 1857 की क्रांति के बाद दोस्तों अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को दोस्तों बंदी बनाकर भेज दिया गया था। आपसे प्रश्न यह भी पूछा जाता है दोस्तों कि बहादुर सफर द्वितीय का मकबरा कहाँ है, क्योंकि दोस्तों अपने देश में नहीं है और अधिकांशतः बच्चे जानते हैं कि ये तो भारत के अंतिम मुगल सम्राट, इसलिए इसका आंसर भारत करके आते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अंतिम समय में, अपने जीवन के अंतिम समय में इसे भगाकर रंगूर भेज दिया गया था दोस्तों, बर्मा का रंगूर अर्थात म्यांमार देश का रंगूर स्थान। और वहीं पे दोस्तों इसका जो है समाधि स्थल है दोस्तों, समाधि स्थल दोस्तों कहाँ है, तो बर्मा के रंगूर नामक जगह पे आप याद रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भीड़ से अलग हो सकते हैं, अलग प्रश्नों को देख सकते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी भीड़ जो कहे दोस्तों, आपको सबसे हटके प्रश्नों को याद करना है, सबसे अलग दोस्तों, और प्रश्नों के लिए बेहतरीन तैयारी करनी है और दोस्तों एग्जाम के लिए बेहतरीन तैयारी करनी है, जी तोड़ के दोस्तों मेहनत करनी है और लगातार वीडियो पे बनी रहनी है। तो दोस्तों चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या 14 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 फरवरी। उसके बाद प्रश्न संख्या 15 देख सकते हैं आप,
प्रश्न संख्या 15 में कहा जा रहा है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरकोट के दुर्ग में। अमरकोट के दुर्ग में कब हुआ था दोस्तों, 1542 ईस्वी में। 1542 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, अमरकोट के दुर्ग में। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 16 है आपका, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया, जिसका वर्तमान नाम दोस्तों ओशनिया भी कर दिया गया है। ओशनिया दोस्तों कर दिया गया है, आप इसे याद रखेंगे। हालांकि अभी तक दोस्तों आपके ऑस्ट्रेलिया ही ऑप्शन में आते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ओशनिया भी जानना है कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का ही नाम ओशनिया भी कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ही आपके ऑप्शन में मिलेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 17 देख सकते हैं आप, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है। तो दोस्तों सेन मेरिनो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। दोस्तों विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र की बात करें तो दोस्तों भारत का एक महाजनपद हुआ करता था लिच्छवी। दोस्तों आप याद रखेंगे, यह प्रश्न हिस्ट्री से काफी बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं दोस्तों। लिच्छवी भारत का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का दोस्तों सबसे पुराना गणतंत्र था, जो कि भारत का एक महाजनपद हुआ करता था। दोस्तों चलते हैं 18वां नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या 18 है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री दोस्तों पंडित भागवत दयाल शर्मा थे। पंडित भागवत दयाल शर्मा थे। ठीक है दोस्तों, कभी कभी ऐसे ही प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछे ले जाते हैं, तो आप 28 राज्यों के मुख्यमंत्री को एक नज़र दोस्तों जरूर दोहरा लेंगे, ताकि दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उसका जवाब दे सके। एक दो बार देख लीजिएगा तो आशा करते हैं कि याद हो ही जाएगा आपको दोस्तों, आप अच्छे से मन लगा के याद कीजिएगा। तो चलते हैं उसके बाद 18वां नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या 19 है दोस्तों, सॉरी 18वां देखने के बाद 19 है आपका, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे, तो धर्मपाल हो जाएंगे, आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, हालांकि अभी ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एक दो बार आप देख लीजिएगा तो दोस्तों आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। आप देख जरूर लीजिएगा सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोस्तों वर्तमान के। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 21 है आपका, दोस्तों कुछ ही प्रश्न बाकी है आपकी इस वीडियो में, और दोस्तों आपको अंतिम समय कहा जा रहा है। दोस्तों यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप वहां जरूर चेक कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप से भी दोस्तों जुड़ सकते हैं, वहां पे आपके जैसे बहुत साथीगण पहले से अपने तैयारी को बेहतरीन कर रहे हैं, आप वहां से डिस्कशन कर सकते हैं दोस्तों, और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपको दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस और हवलदार की तैयारी करने के लिए वीडियो उपलब्ध करवाई जाएगी, आपको अच्छे से गाइडेंस किया जाएगा दोस्तों, और सभी सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी दोस्तों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। कम्युनिटी पोस्ट में दोस्तों आपके जीके के सेशन को मजबूत करने के लिए, रीजनिंग के सेशन को मजबूत करने के लिए दोस्तों प्रश्न डाले जाते हैं, तो आप यदि सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उनका भी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आज का 21वां नंबर प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो दोस्तों चाणक्य या कौटिल्य के रूप में आप जिसे जानते हैं दोस्तों, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक थे। और अर्थशास्त्र पुस्तक का जो संबंध था दोस्तों राजनीतिक विज्ञान से था, ना कि इकोनॉमिक्स से। दोस्तों आप अर्थशास्त्र का संबंध आर्थिक विज्ञान से नहीं, राजनीतिक विज्ञान से लेंगे। इसके रचयिता कौन थे दोस्तों, चाणक्य कहिए या विष्णुगुप्त कहिए या कौटिल्य कहिए, विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं दोस्तों, इसको एक उपनाम दोस्तों विष्णुगुप्त भी दिया गया था, जो कि दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रश्न संख्या 22 देख सकते हैं आप। प्रश्न संख्या 22 में कहा जा रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों आपको बता दें, जय जवान जय किसान का नारा हमारे देश के सबसे शांत स्वभाव के व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जो काफ़ी ईमानदार थे दोस्तों और बहुत ही नेक थे। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के बहुत ही नेक, ईमानदार एवं दोस्तों सरल व्यक्ति थे, जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, आप याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 23 है आपका, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप इसे याद रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ बेसिक बातें आपको बता दें कि दोस्तों भारतीय संविधान बनाने की शुरुआत जो हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस समय अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष
दानंद सिन्हा को चुना गया था। लेकिन दोस्तों 2 ही दिन बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को उस समय दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हटा करके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में आपका दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको सभी बातें समझ में आई होगी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक बुलाया गया, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और दोस्तों इसके 2 दिन बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और इस बैठक में दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संविधान बनने में दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और दोस्तों 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हुई थी। 26 नवंबर दोस्तों 1949 में यह बनकर तैयार हो गई थी और 26 नवंबर के इसीलिए दोस्तों संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों भारतीय संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अभी तक दोस्तों आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो हमारी मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 24 है आपका, संविधान सभा की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें कुल दोस्तों 7 सदस्य थे, जिसका अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। दोस्तों आज का आपका अंतिम नंबर प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 मई। 8 मई इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपके लिए अगले टॉपिक के साथ। देख सकते हैं आपके लिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न लाए गए हैं। तो दोस्तों इस सारे प्रश्नों के लिए आप टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइए। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए दोस्तों बहुत ही जल्द। और उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर इसे जरूर जुड़ जाइए। अपने दोस्तों तक, अपने सहपाठियों तक अपने इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि दोस्तों वो भी अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके, मजबूत कर सकें। और तब तक के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।